नंबर 7 है जो कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे चैप्टर 8 मोटापा 1 अभिशाप। इसमें मोटापे के बारे में बताया गया है, उसके कारण और किस तरह से हम उसको मोटापे से दूर कर सकते हैं मोटापे को, ये सारी बातें आपको इस पाठ में बताई गई हैं। तो चलो पढ़ते हैं आज का पाठ है हमारा मोटापा 1 अभिशाप। आजकल अनेक विद्यार्थी 5वीं-6वीं कक्षा में तक आते आते मोटे होने लगते हैं। वे हंसी का पात्र तो बनते ही अपने स्वास्थ्य को भी खतरे में डाल देते हैं कि इस कारण से वो हंसी का पात्र तो बनते ही और साथ साथ में उनके स्वास्थ्य का भी खतरा रहता है। प्रस्तुत पाठ में मोटापे के कारण, उसमें निहित खतरा, उससे उत्पन्न रोग तथा नियंत्रित करने के उपायों के बारे में हम विचार करेंगे। मोटापा शरीर की वह अवस्था है जिसमें वसा की मात्रा उचित स्तर से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मोटापा क्या है? मोटापा शरीर की वह अवस्था है जिसमें वसा यानी कि जो फैट की है मात्रा है वो जितनी जरूरत होती है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। वैज्ञानिक भाषा में मोटापा शब्द किसी व्यक्ति पर तब लागू होता है जब उसका भार उसके शरीर की बनावट, आयु, लिंग तथा ऊंचाई के अनुकूल निश्चित आदर्श भार से कम 20% बढ़ जाए। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों की दृष्टि से जो मोटापा है वो उसकी परिभाषा है, ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को देख के कहता है कि मैं मोटा हो गया, ऐसा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का जो मोटापा है वो अलग अलग स्तर का होता है। हर व्यक्ति की शरीर की बनावट, उसकी लंबाई है, उसकी आयु है, उसके आधार पर अलग अलग होता है। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के शरीर की बनावट, उसकी आयु, उसकी लिंग यानी वो लड़की है या लड़का, तथा ऊंचाई के अनुकूल ही निश्चित आदर्श भार यानी जो उसका ऊंचाई के अनुकूल जो निश्चित आदर्श भार होता है उससे जब 20% बढ़ जाए तब वो मोटापा कहलाता है। ऊपरी बाहु यानी डोलों के पिछले भाग की मांसपेशियों में वर्तमान वसा की परत की मोटाई के आधार पर मोटापे का स्तर निश्चित किया जाता है। कि ऊपरी बाहु यानी डोलों के जो पिछले भाग की मांसपेशियों में जो वर्तमान जो वसा है उसकी परत की मोटाई के आधार पर मोटापे का निश्चित किया जाता है कि मोटापा है या नहीं है। स्मरण रखें कि अनेक व्यक्ति अपने आप को मोटा समझने लगते हैं जबकि वास्तविकता में उनका भार उनकी ऊंचाई, आयु तथा लिंग के अनुसार बिल्कुल ठीक होता है। कि कई लोग होते हैं वे अपने आप को मोटा समझने लग जाते हैं लेकिन उनकी भार है, उनकी आयु है, उसके अनुसार उनका वजन है वो ठीक होता है। वे अपने शरीर की डील डॉल से असंतुष्ट होकर ऐसा सोचने लगते हैं कि वो अपने शरीर की जो बनावट है उससे ऐसा सोचने लगते हैं। कारण यह है कि आकर्षक डील डॉल बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, अतः यह जानकारी प्राप्त करना उचित होता है कि आदर्श भार की गणना कैसे की जाए। कि जो आकर्षक डील डॉल यानी जो आकर्षक शरीर है वो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। इसी कारण से कुछ लोग हैं वो अपने शरीर से असंतुष्ट होकर ये कहने लगते हैं, उन्हें वो मोटा लगने लगता है। लेकिन जो आदर्श भार है उसकी गणना किस तरह से करते हैं वो हम देखते हैं। जूते उतारने के पश्चात अपनी ऊंचाई को सेंटीमीटर में माप लें। फिर इसके बाद है उस ऊंचाई में से 100 सेंटीमीटर घटा दें। कि मान लो आपकी ऊंचाई है, उसके अंदर से आपको अपनी 100 सेंटीमीटर की है वो ऊंचाई घटा देनी है। फिर जो सेंटीमीटर बचता है उसको नोट कर लेना है। अब पुरुष है यानी लड़का या पुरुष है तो पुरुष के लिए इस नोट किए गए सेंटीमीटर में से 4-5 कम कर लें। कि जो सेंटीमीटर हमारा आया है उसमें से 4-5 और घटा दें। बाकी बचे हुए सेंटीमीटरों के बराबर किलोग्राम पुरुष का आदर्श भार होगा। तो कि बाकी जो भी बचा हुआ सेंटीमीटर होगा वो उस पुरुष के किलोग्राम पुरुष का उसी के बराबर का किलोग्राम पुरुष का आदर्श भार होगा। स्त्रियों के लिए 100 सेंटीमीटर निकालने के बाद नोट किए हुए सेंटीमीटर में से 6 से 7 कम करना है आपको। बाकी बचे सेंटीमीटर के बराबर किलोग्राम से स्त्री का आदर्श भार होगा। अब है आदर्श भार के साथ अपने भार की तुलना करके आप जान सकते हैं कि आपका भार उचित भार से कम है या अधिक। भार की समस्या को समझने के लिए यह जानना भी अनिवार्य है कि शरीर के भार को मस्तिष्क के भीतर स्थित भूख केंद्र नियंत्रित करता है। कि यह भी इसके साथ में कि आप ये जान सकते हैं कि आपका भार उचित है या नहीं है। और शरीर का जो भार है उसको मस्तिष्क के भीतर है स्थित भूख केंद्र है वो नियमित करता है। यह केंद्र ही निश्चित करता है कि शरीर को कितने भोजन की आवश्यकता है
यदि लोभ में आकर आप उस मात्रा से अधिक खाएंगे तो आपका भार बढ़ने लगेगा। कि हमारे शरीर का जो मस्तिष्क है उसके अंदर भूख केंद्र है, वो इसको निश्चित करता है, नियमित करता है कि हमें कितने भोजन की आवश्यकता है। और जब हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं, यानी भोजन से अधिक खाते हैं, भूख नहीं लगती उससे अधिक खाते हैं, तो भार बढ़ता है। केवल 1 या 2 कोर अतिरिक्त भोजन खाते रहने से भी वर्ष में 3 किलो भार बढ़ जाता है। कि हम ये सोचते हैं ना कि एक बाइट तो एक्स्ट्रा खा लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर हम साल भर में 2-2 कोर भी फालतू खाएंगे, एक्स्ट्रा खाएंगे, तो वो हमारे पूरे वर्ष में 3 किलो वजन है वो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार भूख से कम खाने के परिणाम स्वरूप भार कम हो जाता है, और जब भूख से कम भोजन खाने से भार कम हो जाता है। कम भार वाले व्यक्तियों को उचित भार वाले व्यक्ति के लिए किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, ताकि पता चल सके कि किसी रोग के कारण तो भार घट या बढ़ नहीं रहा है। कि अगर किसी व्यक्ति का भार कम या ज़्यादा है तो पहले उसे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए कि किस कारण से, किसी रोग की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। इस बात की भी जानकारी भी आवश्यक है कि किस प्रकार का भोजन भार को बढ़ाता या घटाता, और साथ साथ में हमें इस बात की भी जानकारी रखनी है कि कौन सा भोजन है वो भार को बढ़ाएगा और कौन सा है घटाएगा। मोटापे के कारण तथा परिणाम। मोटापे के क्या कारण है और उसका क्या परिणाम होता है। यह स्पष्ट किया जा चुका है कि भूख केंद्र द्वारा निश्चित की गई भूख मात्रा से अधिक खाने से भार बढ़ता है। कि अभी हमने पढ़ा था कि जो हमारे मस्तिष्क में भूख केंद्र है वो हमारे खाने को नियमित करता है, तो जब हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं तो उसी के कारण भार बढ़ता है, क्योंकि अतिरिक्त खाया हुआ भोजन है वो चर्बी में बदल जाता है। परंतु बच्चे और गर्भवती स्त्रियों को भूख से थोड़ा अधिक भोजन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो, यानी जो खेलने कूदने वाले बच्चे होते हैं, उनके मतलब जो बच्चे हैं और जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको भूख से अधिक भोजन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन्हें शरीर की आवश्यकता के अतिरिक्त इसके विकास हेतु अधिक भोजन की आवश्यकता अभिष्ट होता है। यानी कि इच्छा करने की होगी कि वो है कि उन्हें आवश्यकता से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके अतिरिक्त उन्हें विकास के लिए भी इस भोजन की आवश्यकता है। मोटापे का दूसरा कारण होता है निठल्ले बैठना, और मोटापा है उसका दूसरा कारण है। पहला कारण तो हो गया कि आवश्यकता से अधिक खाना, दूसरा कारण है इसका निठल्ले बैठना, यानी खाली बैठे रहना। यह निठल्लापन है बच्चों और किशोरों पर अधिक कुप्रभाव डालता है, और ये जो निठल्लापन है ये बच्चों पर और जो किशोर हैं, यानी कि आपके 16, 17, 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उन पर अधिक प्रभाव डालता है, क्योंकि उनकी आयु चुस्ती से शरीर को खेल कूद में व्यस्त रखने की होती है। क्योंकि जो इन बच्चों की जो आयु है वो शरीर को खेल कूद कर व्यस्त रखने की होती है। इस आयु में खेल कूद में भाग न लेने के कारण खाया हुआ अतिरिक्त भोजन है वो चर्बी में बदल जाता है। और इस आयु में अगर हम खेल कूद के साथ में जो भोजन किया है, अगर वो खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो जो भी भोजन हमने खाया है वो चर्बी में बदल जाता है और मोटापे की नींव रखता है और मोटापा बढ़ता है। फलतः मोटापा हो जाने के बाद कम खाने पर भी मोटापा बना रहता है, और ऐसा नहीं है कि एक बार मोटे हो गए तो फिर सोचते हैं कि कम खा लिया तो मोटापा कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई व्यक्तियों को मोटापा माता पिता से प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति अकारण ही मोटे होते हुए दिखाई देते हैं। कि कुछ है उनको माता पिता से, यानी वंशानुगत होता है, वो उनको माता पिता से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त रक्त से संबंधित कुछ रोग भी मोटापे के कारण है। इसके अलावा जो रक्त के कारण भी कई रोग होते हैं जो भी मोटापे के कारण होते हैं, जैसे थायराइड हो गया। मोटापा कई रोगों का कारण बनता है। इन रोगों में शामिल है उपांद्र दहाई यानी बड़ी आंत की पूंछ की सूजन, मधुमेह, जिगर का पीलिया रोग और हृदय से संबंधित रोग। ये सभी रोग हैं वो किसकी वजह से हो जाते हैं? मोटापे की वजह से हो जाते हैं। तो है आगे है आपका मोटापे की रोकथाम, इसको हम कल पढ़ेंगे, बाकी के प्रश्न उत्तर भी हम कल करेंगे। थैंक यू। Good morning, student. Welcome to online classes. This is Sarosh from MLP International School, Rajpura. So, student, we are just going to do the revision of reader part, English reader, that is from 6th to 8th class. So, student, what you have done right now, we have just done up to 3rd chapter, and now we are just going to start the next chapter for the revision as usual. So, let us start. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Sarosh. So, student, for class 6, 4th chapter जो है वो आपका पोएम है जो सिर्फ आपको रीडिंग के लिए दिए हैं।
दैट इज़ ओनली फॉर द रीडर पार्ट. सो उसमें से कोई एक्सरसाइज वगैरह दैट नथिंग लाइक दैट. तो हम जो है आज 5th चैप्टर का जो है द क्लेवर वीवर का जो है रिवीजन करेंगे. तो द क्लेवर वीवर का जो आपको स्टोरी पता है कि किस तरह से जुलाही ने चतुराई से जो है रिडल को जो है उसको शॉर्ट आउट किया और किस तरह से उसने अपने राज्य को बचाया. सो वी विल स्टार्ट इट. लेट्स स्टार्ट. So students, see the word meaning on the top here. In this regarding this word meaning, the type, which type may be the question came, it can come like that कि write the meaning of following words with the correct option. तो जो है आपको word meaning जो है उसका लिखना पड़ेगा. तो आपको थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा. अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड सेंटेंस. यानी कि ये 3 क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं. इनमें से आपको या तो वन वर्ड में से आंसर लिखना है या फिर एक सेंटेंस में देना है. तो आपकी जो क्वेश्चन जो है वो ऑप्शनल ही आएंगे. हाउ मेनी स्विंग्स डिड द मिनिस्टर फाइंड इन द एम्प्टी कॉटेज. कितनी स्विंग्स उसको मिली थी एम्प्टी कॉटेज में. तो यहाँ आंसर इसका क्या आएगा? 2 स्विंग्स. 2 थे उसके जो है झूले जिनसे जो है कपड़ा बुनते थे. अब नंबर 2 देखिए. हु एट आपका मिलेंट सीड. और मिलेंट सीड जो है बाजरे के दाने किसने खाए? बाय द हैंड, मुर्गी ने. अब देखिए नंबर 3. व्हाट डिड द वीवर आस्क एज अ मैरिज पोर्शन फॉर हिज डॉटर. उसने जो है वीवर ने जो है अपनी डॉटर के लिए कौन सा मैरिज पोर्शन मांगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? द स्मॉल फॉर्म आउटसाइड द सिटी गेट. यानी कि सिटी गेट से बाहर स्मॉल फॉर्म जो है मांगा उसने. अब नाउ नेक्स्ट देखिए. बी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द आंसर. तो ऑप्शनल है ये आपका. और ये जो ऑप्शनल जो क्वेश्चंस हैं ये अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ही आपको फिल करने हैं. नंबर फर्स्ट देखिए. दैट डे देयर हैड बीन fewer dash than usual to deal with problems people cases. तो यहाँ पे क्या आएगा? fewer cases. cases is the correct option. Soon the dash was the royal court and created the king, minister, guard, ambassador. तो यहाँ soon the ambassador as was in the royal court and created the king. तो ambassador यहाँ पे correct option है. नंबर 3 देखिए. His dash to show that he was hardly interested to say a word. Face, demeanors and attitude. तो यहाँ पे है demeanors जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा कि उसका व्यवहार जो है ये बता रहा था कि उसको ज़्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है. Number 4. In that workshop, a weaver was sitting in front of a loom. Workshop, room and cottage. तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्कशॉप आएगा कि वो अपने वर्कशॉप में जो है लूम के सामने बैठा हुआ था. In the royal court, the king still sat on his throne and the Enoy on his seat. यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? Enoy. वीवर यह है मिनिस्टर. तो इनॉय दूत इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है. नंबर 6 देखिए. द इनॉय वॉज डैश एंड लुक्ड एट द वीवर फॉर सम टाइम. हैप्पी, एस्ट्रोनिस्ट, एंग्री. तो यहाँ पे क्या आएगा? एस्ट्रोनिस्ट. द इनॉय वॉज एस्ट्रोनिस्ट एंड लुक एट द वीवर फॉर सम टाइम. यानी कि जो है इनॉय जो असमझ में होकर के उसको देख रहा था, वीवर की तरफ देख रहा था. नंबर 7 देखिए. एज सुन एज ही हर्ड लेफ्ट द हॉल द किंग डैश टू द वीवर, बैकन, टर्न एंड वेंट. जैसे ही वीवर जैसे ही जो है हॉल जो है उसने को छोड़ा दूत ने, तो उसी इनॉय ने तो उसी वक्त क्या किया कि बैकन टू द वीवर. और उसके वीवर के बाहर जाते ही पीछे मुड़ करके राजा ने वीवर को देखा. नाउ स्टूडेंट्स सी द ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स का देखिए स्टेटमेंट. ये भी आपको अकॉर्डिंग टू चैप्टर ही बताना है. द किंग वॉज इन अ सीरियस मूड.
सीरियस मूड में नहीं था किंग, बल्कि ही वॉज नॉट इन अ सीरियस मूड बिकॉज उस दिन जो है बहुत कम केसेस जो है सॉल्व करने के लिए कोर्ट में थे. सो दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट. नंबर 2 देखिए, द एम्बेसडर केम इन द रॉयल कोर्ट एंड ग्रीटेड द किंग. यानी कि जो है एम्बेसडर कोर्ट में आया और उसने किंग को ग्रीट किया, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. नंबर 3 देखिए, द एनॉय हैड ब्रॉट अ लेटर फ्रॉम द एम्परर फॉर द किंग. यानी कि राजा की तरफ से एनॉय जो है वो अपने राजा की तरफ से लेटर लेके आया था, तो ये जो है इसका ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. नंबर 4 देखिए, द किंग वॉज प्लीज्ड एट द एनॉय स्ट्रेंज बिहेवियर. यानी कि फॉल्स, यानी कि राजा जो है उसके स्ट्रेंज बिहेवियर से प्लीज था, तो ये भी गलत है स्टेटमेंट. वो अचंभित था, उससे प्रभावित नहीं था, तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया ये. नंबर 5 देखिए, द मिनिस्टर न्यू दैट द वीवर वॉज अ वेरी क्लेवर मैन. मिनिस्टर को जैसे ही वो वहाँ पे मिले उससे, तो मिनिस्टर को ये चीज़ पता चल गई थी कि वीवर जो है वो एक क्लेवर मैन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. द वीवर सेव द किंग ऑनर. और ये जो है वीवर है उसने जो है राजा की इज्जत रख ली थी, तो ये भी जो है ट्रू स्टेटमेंट है. द किंग गेव अ हैंडसम रिवॉर्ड टू द वीवर. यानी कि राजा ने बहुत ही अच्छा जो है उसको हैंडसम रिवॉर्ड दिया था उस वीवर को, ये भी ट्रू है. जो उसने मांगा उसको वही दिया गया. अब यहाँ पे देखिए, हु सेड टू हुम फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये किसने कही है, किसको कही है, ये आप देखिए. I shall hang you all, said by king, said to ministers. The honor must be very intelligent, said by minister or said to himself. Number 3, I can solve that riddle easily, weaver said to minister. There is no time to waste, minister said to weaver. And great shall be your reward. Now king said to weaver. Number 6 देखिए, I do not think that the emperor will declare war. This word has been said by weaver and said to king. यानी कि जो चीज उसी तरह से राजा को उसने वीवर ने बताया, सॉरी एनॉय ने बताया था, द सेम वे वीवर ने उस एनॉय को करके दिखाया, तो एनॉय जो है वहां से चला गया. तो वीवर कहता है राजा से कि आई डोंट थिंक कि अब वो जो है वॉर करेंगे. नंबर 7, नेम योर रिवॉर्ड एंड यू शैल हैव इट. तो दीज वर्ड वॉज सेड बाय किंग टू द वीवर. सो स्टूडेंट, ये वीडियो आपकी यहीं तक. अब आपका रिवीजन इसमें ये 5th चैप्टर का भी हो गया है और आपको जो है एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस देखने हैं. सो स्टूडेंट, व्हाट यू हैव टू डू, सेम एज यूजुअल, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती आई हूँ, आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. थैंक यू, टेक केयर एंड बाय. This is for class 6. Students, as you all know, we are doing revision work and chapter is pronoun. Yesterday we discussed about the kinds of pronoun and we completed with it. Now today I will start with the book exercise of it. Now let's start with the book exercise of chapter pronoun. Now first exercise is on the page number 53. Complete these sentences with appropriate personal pronouns. I told you about personal pronouns when I discussed about the kinds of pronoun. Now let's start. First sentence is, I was stopped by an old man who wanted to ask dash the way to the nursery. It seems dash wanted to buy some plants. अब इसमें आपको पर्सनल प्रोनाउंस फिल करने हैं और पर्सनल प्रोनाउंस आई डिस्कस्ड विद यू. What are personal pronouns like he, she, it, I, me, are, us, we? They are the personal pronouns. In the first sentence, I mentioned that in first blank me and in second blank he. According to the sentence, we will
we have to write it down, me in the first sentence and he in the second sentence. Like this, according to the second sentence, my best friend Geeta lives in Germany, so I only see her. We are talking about the girl, so we are going to put here her, about once every 2 years. They have stolen the purse. We are not हमें यहाँ पे पता नहीं है they कौन है, so we are going to use here please run after them. अगर यहाँ पे he she या किसी बॉय का नाम होता या किसी गर्ल का नाम होता, according to that we will put here that word. Fourth one is Hemu watched the little sparrows as Hemu is the girl, so we will put here she. We will put here she bathed in the pool of water. These tulips are beautiful. These tulips, I hope they are for me. We are talking about me, so we will use here I. Tom loves to eat chocolate, so Aunt Mary baked a delicious chocolate cake. So Aunt Mary baked him for him. Aunt Mary baked for him a delicious chocolate cake. They are you sure that was Dash and her sister getting on the boat? Are you sure that was he? That was him. That was him and her sister on the boat. So students, I completed with the 7 sentences, and the rest of the 3 sentences you have to do it on your own. This is your homework. Now let's start with the next topic, book exercise. Now let's start. Now second exercise is based on the possessive pronouns. Let's start on the page number 54. Rewrite these sentences as shown in the example. First sentence is done as the example. That pen belongs to me. That pen is mine. Second sentence is this cottage belongs to my aunt. So we will write it here. This cottage is mine. Sorry, we are talking about her aunt. तो यहाँ पे हम this cottage is her aunt, यानी कि उसकी aunt को डिनोट कर रहे हैं हम, her यूज करेंगे यहाँ पे. नेक्स्ट इज these books belongs to those students. तो यहाँ पे आ जाएगा these books is these books is in this sentence these books are of those students. So students, like this we will do this book exercise. Now next exercise is B part. Circle the possessive pronouns and underline the possessive adjective in these sentences. So how you are going to do this exercise? I will tell you the difference between possessive pronouns and possessive adjectives. When we are talking about the sentences like this is not my umbrella, in this sentence my is the pronoun and this pronoun is known as possessive adjective. In the second sentence mine is green in color. In this sentence mine is
also a pronoun, and this sentence is all in this sentence mine is also a possessive adjective. Now when we are talking about a noun plus pronoun, they are called possessive adjectives, and when we are talking only about the pronoun, they are called possessive pronouns. Now let's start with the book exercise. In this sentence, I think she got her notes mixed up with yours. In this sentence, I is the possessive pronoun and yours is also a possessive pronoun. Like this, you are going to do this book exercise. Circle the possessive pronouns and underline the possessive adjectives. Now let's start with the another book exercise that is based on demonstrative pronouns. In this sentence, this exercise is on the page number 55. Complete these sentences with suitable demonstrative pronouns. And first sentence is, these strawberries are luscious. Would you like some of dash? तो that, these, this, that हम इन वर्ब को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे would you like some of these, because we are talking about the strawberries which are nearby us. We are talking about strawberries and they are in plural. I like the orange journal, the one on that far off shell. This is the perfect place for the bed of pansies. This is the house where I spent most of my childhood days. Pick up all the drawing pens. Pick up all the drawing pens. These, here, and those there. Dash was my cousin who came from Pune yesterday. That was my cousin who came from Pune yesterday. So students, we completed with the 3-topic book exercise. Okay students, I hope you understand these exercises and do these exercises in your fair notebook. This is your homework. Thank you everyone. Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 6. In previous class we have completed our exercise of chapter number 6, history, the age of empires and assemblies. Today we do the short and long question answer of this chapter. Our first short question is, what were the Mahajanpads? कि Mahajanpads क्या होते हैं? When Janpads sometime became larger and more powerful than the others. कि जब जनपद कभी कुछ टाइम या कभी कभी बड़े हो जाते हैं और more powerful हो जाते हैं अदर जनपद से. These जनपद्स वर द महाजनपद. और वो फिर जनपद क्या बन जाते हैं? महाजनपद बन जाते हैं. कि कुछ जनपद ऐसे होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग बड़े और मोर पावरफुल हो जाते हैं, तो वो जनपद क्या बन जाते हैं? बाद में महाजनपद बन जाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डिड द यूज ऑफ आयरन प्लग शेयर हेल्प इन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. कि जो आयरन प्लग का यूज होने लगा था उससे एग्रीकल्चर में क्या बदलाव हुआ? ठीक है, रैपिड एक्सपेंशन मतलब उसमें एक तीव्र बदलाव जो हुआ, तीव्र वृद्धि जो हुई, वो क्या हुई?
The use of iron plug share help in the rapid expansion of agriculture because they begin producing surplus crops. कि जो आयरन प्लग शेयर का यूज वो करने लगे थे, उससे अचानक से क्या प्रभाव हुआ? रैपिड एक्सपेंशन का, रैपिड का मतलब होता है तीव्र गति से, एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या बढ़ोतरी हुई कि वो अब प्रोड्यूसिंग सरप्लस क्रॉप्स, कि वो अब सरप्लस क्रॉप्स पैदा करने लगे। सरप्लस का मतलब होता है, एक तो क्रॉप होती है जो खुद के यूज के लिए इतनी ही क्रॉप उगाई जाए जो अपने खुद के यूज में आ जाए, एक क्रॉप होती है जो अपने भविष्य के लिए हम कुछ बचा के रख लेते हैं, तो उसको सरप्लस कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द इंपॉर्टेंट महाजनपद्स, कि इंपॉर्टेंट महाजनपद्स का नाम बताइए। देयर आर 16 महाजनपद, की 16 महाजनपद हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? मगधा, अवंती, कोशला, वत्सा, वाजी। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? मगधा, अवंती, कोसला, वत्सा और वाजी। ये क्या थे? मोर पावरफुल भी थे। 16 जनपदों में से ये जो हैं वो मोर पावरफुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज जताका, कि जताका क्या है? जताका आर रॉयल ऑफिशियल्स। जताका क्या है? शाही ऑफ राज्य, मतलब कि राज्य अधिकारी हैं, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेन विच वॉज टू बी पेड टू द किंग एज टैक्स, कि ये ऐसे शाही अधिकारी हैं या राज्य के अधिकारी हैं जो मेजर करते हैं अनाज को जो पेड किया गया है राजा को टैक्स के रूप में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर the different types of towns that emerged by the 6th century BCE, कि उन विभिन्न टाउन्स के बारे में हमें बताना है जो 6th century BCE में emerged हुए थे, मतलब बने थे या उस टाइम में वो थे। The cities were developed on the basis of specific craft like pottery, basket making, chariot making, etc. कि जो cities थी इस टाइम में वो डेवलप हुई किसके बेस पे? स्पेसिफिक क्राफ्ट के रूप में, जैसे कि पोट्री है, बास्केट मेकिंग है, रथ बनाना है। टाउन्स वर डेवलप्ड एज ट्रेड, कि टाउन्स ट्रेड के रूप में भी विकसित हुए, ट्रेड टाउन्स एंड इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर्स, और ट्रेड टाउन्स के रूप में भी ये बने और इम्पोर्टेंट लर्निंग सेंटर के रूप में भी बने। तो ठीक है बेटा, इसमें यही पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स के जो टाउन्स बने थे वो किस किस रूप में बने थे। तो एक तो स्पेसिफिक क्राफ्ट के ऊपर बने थे, दूसरा ट्रेड टाउन्स बने थे और तीसरा लर्निंग सेंटर्स बने थे। नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन बिम्सारा। बिम्सार के ऊपर हमें एक नोट लिखना है। बिम्सारा फ्रॉम द हरनक्या डायनेस्टी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ मगधा, कि बिम्सार जो हरनक्या डायनेस्टी से था एक महत्वपूर्ण रूलर था मगध का। ही वॉज द सन ऑफ भाटिया, वो किसका बेटा था? भाटिया का बेटा था। बिम्सारा वॉज ग्रेट इन मिलिट्री स्किल्स, बिम्सार मिलिट्री स्किल्स में भी अच्छा था। ही वॉज ए वेरी एफिशिएंट पॉलिटिशियन हु हैड ए क्लियर विजन ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन, और वो एक कुशल राजनीतिक भी था और उसका जो क्लियर विजन था, उसकी जो दृष्टि थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। पॉलिटिकल जो सिचुएशंस थी, राजनीतिक जो स्थितियां थी उनको लेके। आवर सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ महाजनपद्स, कि महाजनपद्स की जो पॉलिटिकल लाइफ है उसके ऊपर अब हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर इज पॉलिटिकल लाइफ इन महाजनपद्स, कि महाजनपद के अंदर पॉलिटिकल लाइफ। तो पहले है मोनार्की। द किंग वॉज द हेड इन ए मोनार्की, द किंग हैड द सुप्रीम अथॉरिटी, कि मोनार्की के अंदर राजा जो हेड होता है और जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है, जो सबसे ज्यादा पावर होती है, वो किसके पास होती है? राजा के पास होती है। फिर है रिपब्लिक्स। द गानासंगा हैड ए पॉलिटिकल सिस्टम विच वॉज रिपब्लिक्स, कि गानासंगा एक पॉलिटिकल सिस्टम है रिपब्लिक्स का। द किंग डिड नॉट इंजॉय एब्सोल्यूट पावर हेयर, और राजा जो होता है वो एब्सोल्यूट पावर यहाँ पे इंजॉय नहीं कर सकता है। देखो बेटा, इसमें पॉलिटिकल लाइफ में हमने 2 टाइप्स की पॉलिटिकल लाइफ पढ़ी है। एक है मोनार्कीज, जिसके अंदर क्या है कि राजा ही हेड होता है और सारी जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो राजा के पास ही होती है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा रिपब्लिक। तो गानासंगा एक पॉलिटिकल सिस्टम है
रिपब्लिक्स का। ठीक है, इसका मतलब भी क्या है कि जो सुप्रीम पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में ना होके एक रिप्रेजेंटेटिव, एक प्रतिनिधि के हाथ में होती है, जिसको लोग अपनी स्वतंत्रता से चुनते हैं। द किंग डिड नॉट एंजॉय एब्सोल्यूट पावर हेयर, और जो राजा होता है वो यहाँ पे एंजॉय नहीं करता एब्सोल्यूट पावर। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वॉज द पोजिशन ऑफ द किंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द राजन इन द घानासंगा, कि जो पोजीशन है राजा की वो कैसे अलग है घानासंगा के राजन से। द पोजीशन ऑफ द किंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द राजन इन द घानासंगा, कि घानासंगा के राजा से जो राजन है उससे राजा की जो पोजीशन है वो अलग है। तो कैसे है उसका रीजन हम दे रहे हैं। द किंग हैल्ड द सुप्रीम अथॉरिटी, कि जो राजा होता है उसके पास सुप्रीम अथॉरिटी होती है। ठीक है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था मोनार्की में। बट द राजन कंसिडर्ड एज ए फर्स्ट अमंग इक्वल, ही डिड नॉट एंजॉय एब्सोल्यूट पावर, कि जो राजन होता है वो एक इक्वल होता है, ठीक है, और लोगों के बराबर होता है, क्योंकि उन्हीं लोगों में से चुन के वो प्रतिनिधि या राजा बनता है, और वो पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट पावर को एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रतिनिधि के रूप में आता है तो लोगों का भी उसमें हाथ होता है। जैसे कि आज हमारे भारत में लोकतंत्र है, हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, तो सरकार के ऊपर हमारा पूर्ण अधिकार है। तो इसी तरीके से जो मोनार्की होती है उसमें तो राजा एब्सोल्यूट पावर होती है, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, जबकि जो डेमोक्रेसी होती है या रिपब्लिक होता है उसमें पावर लोगों के हाथ में होती है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द सोशल सिस्टम इन पोस्ट 600 BCE इंडिया, कि हमें 600 BCE इंडिया के सोशल सिस्टम के बारे में बताना है, सामाजिक सिस्टम के बारे में बताना है। तो आंसर इज द वर्णा सिस्टम और द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू डिफरेंट कास्ट हैड बिकम वेरी रिजिड, कि वर्णा सिस्टम, ठीक है, समाज जो था, जो सोसाइटी थी वो डिविजन्स में बटी हुई थी, वर्ण सिस्टम में बटी हुई थी। वर्ण सिस्टम मतलब ऑक्यूपेशन के आधार पे लोगों ने अपने समाज को 4 भागों में बांटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो तो अपर कास्ट थी, और वर्ण जो शूद्र और वैश्य थे वो लोअर कास्ट थी। लेकिन जो वैश्य थे उनको भी फिर भी थोड़ी सी अच्छी उनकी कंडीशन थी, लेकिन जो शूद्र थे उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब थी। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो हमने सिर्फ इतना बताया है कि जो वर्णा सिस्टम था और जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी था डिफरेंट कास्ट का, वो यहाँ बहुत रिजिड था, मतलब बहुत बड़ा था, बहुत गहरा था। द फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, और समाज का जो बेसिक यूनिट होती थी, जहाँ से समाज स्टार्ट होता था, उसकी क्या थी, फैमिली। फिर फैमिलीज से मिलके क्या बनता है, विलेज बनता है, और काफ़ी सारी विलेजेस से मिलके क्या बनता है, कम्युनिटी बनती है, समुदाय बनता है। अब एक गांव के अंदर बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, और बहुत सारी फैमिलीज से मिलके ही एक विलेज बनता है, और बहुत सारे विलेजेस से मिलके, और अलग अलग गाँव में, यहाँ पे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग गाँव में फैमिलीज की संख्या भी अलग अलग ही होती थी। I hope students you understand the short and long question answer of this chapter very well. In next class we read the next chapter of our history portion. Thank you. Have a nice day. Morning 6th class. So let's start our today's math class. As you know, in the previous class we completed our SE1 syllabus, and I told you that we are revising from chapter number 6, but there is some changes. We revising from chapter number 5, that is fraction. फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास, द होल ऑफ ए द पार्ट ऑफ ए होल नंबर, मतलब कि हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एक पेन है, ठीक है, अगर हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें 1 और 1, ठीक है, तो एक जो है वो क्या है हमारे पास पूरे इस पेन का एक पार्ट है, ठीक है, और जो सेकंड 1 है वो एक और पार्ट है, ठीक है। तो पार्ट जो होता है हमारे पास एक होल नंबर का, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। तो अगर मैं इस सिंगल हाफ को इधर वाले पार्ट को लिखूंगी तो उसको लिखूंगी 1/2, क्योंकि इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था, 2 पार्ट्स में, जिसका एक मैं ले रही हूँ और उसके अपॉन में क्या आता है, टोटल नंबर, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, राइट डाउन फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर को हमें लिखना है इन फ्रैक्शंस के लिए, तो यहाँ क्या होता है,
फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर है न्यूमरेटर, अब यहाँ देखो इसको बोलते हैं हम, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके जस्ट अबव वाला नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर टर्म को हम एज इट इज लिखते हैं 2, और उसके बाद जो नीचे है उसको क्या लिखेंगे, थर्ड, 3 नहीं लिखेंगे, उसको क्या लिखेंगे, थर्ड। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या है 4 को एज इट इज लिखेंगे, और उसके बाद क्या है 15, तो क्या लिखेंगे 15। ठीक है, इसके बाद 3 को एज इट इज, और 7 का क्या हो जाएगा 7, TH लग जाएगा। ऐसे ही 1 को एज इट इज लिखेंगे, और 4 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है हमारे पास, हमें करना है फाइंड 2/5 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ। 2/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कलेक्शन हमारे पास गिवन है, फर्स्ट में क्या गिवन है 10 पेन्स। ठीक है, सो 2/5 इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई और 10 पेन्स। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। अब जब कैंसिल आउट करते हैं तो ऊपर वाली टर्म्स को हम, अगर यहाँ पे 20 होता तो अगर 5 से दोनों नंबर कैंसिल आउट हो रहे तो 5 से पहली बार में एक ही ऊपर वाला नंबर डिवाइड करेंगे और उसके बाद दूसरा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2, तो ये तो डिवाइडेड नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, तो 5 से डिवाइड कौन सा है, ये 5 1 5, 5 2 10, और 2 मल्टीप्लाई विद 2 इज 4, अपॉन में 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, तो 4 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास 2/5 कलेक्शन है अब 15 टॉफी। ठीक है, अब यहाँ लिख रहे हैं 2 तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 5 1 5 5 3 जा, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 इज 6। तो ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट्स करने हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ पिक्चर एंड फाइंड 3/7 ऑफ ए कलेक्शन। अभी तक जो हम कर रहे थे कि 2 क्या था 5 ऑफ ए कलेक्शन, तो उसमें क्या था सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करनी है और उसके बाद उसका कलेक्शन निकालना है। ठीक है, तो 3/7 किस कलेक्शन का है, 14 का, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस 14 को 7 इक्वल पार्ट्स में, कितना नंबर है 7, तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 14 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब मैं अगर 14 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 2 के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो बैट्स को हम डिनोट कर लेते हैं B से, सर्कल और D। एक फॉर्म हो गया, एक पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट यहाँ पे ये और ये अटैच हो गए, दूसरा पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया यहाँ पे ये, फोर्थ हो गया, कितने पार्ट्स में करने 7 में, तो 4 5 6 और एक नीचे लिख देते हैं 7। ठीक है, कलेक्शन हमने कर लिया, कितना था 14 बैट्स थे, उनको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था 7 में, जो नीचे होता है उस कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 14 को हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, शेड करना है। कितने पार्ट्स करेंगे शेड, 3 पार्ट्स, तो यहाँ कितने हैं 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, तो मतलब यहाँ तक अब हमें क्या करना है, इनको शेड करना है। ठीक है, अब इस कलेक्शन में कितने पार्ट्स आए हैं, कितने बैग्स आए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो आंसर क्या आ गया इसका 6 बैग्स। ठीक है, क्या करना है हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन पिक्चर ड्रॉ करनी है। पिक्चर किसकी, 14 बैग्स हमें ड्रॉ करने हैं, लेकिन उनका कलेक्शन क्या लेना है, 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 7 इक्वल पार्ट्स में हमने देखा कि वो क्या हो रहा है, 2 2 की फॉर्म में डिवाइड हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास नेक्स्ट है 28 बुक्स की, उसमें करना है हमें। ठीक है, 28 बुक्स को हमें फिर से B से ही डिनोट कर देंगे सर्कल में, या ऐसे स्क्वायर शेप में B को कर लेना। ठीक है, वो बुक्स हो जाएगी। अब 28 बुक्स ड्रॉ करनी है, लेकिन उसको कितने पार्ट्स में करना है, 7 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ किसके बन जाएंगे 4 4 का कलेक्शन बनेगा। उसके बाद शेड कितने पार्ट करने हैं, वही 3, तो 4 4 के हम 3 पार्ट्स को क्या कर देंगे, ऐसे ही शेड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको लिख देना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट करके हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन लिखना है इसका। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टोटल काउंट करना है। टोटल कितने हैं यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल है यहाँ पे 8, तो उसको कहाँ लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बिलो। ठीक है, 8 है टोटल फ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पे शेडेड पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या है शेडेड पार्ट, तो फ्रैक्शन क्या हो गया 5/8। ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल पार्ट काउंट करते हैं, उनको कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में या हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। उसके बाद जितने पार्ट उसमें से शेडेड है तो उसको कहाँ लिखेंगे, जस्ट अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है आपको खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि हमें शेडेड पार्ट उनका खुद निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो पार्ट गिवन है, एक
ठीक है, और इसका लिखा हुआ है 5/6। 5/6 मतलब कि यहाँ पे 6 क्या है टोटल है, काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल पार्ट है, उसमें से ये क्या है 5 मतलब यहाँ शेडेड पार्ट है। तो यहाँ पे एक स्पेस को छोड़ के बाकी पार्ट को आपको क्या करना है, शेड करना है। तो यहाँ कोई भी 5 हम शेड कर सकते हैं, सिर्फ एक रहना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक रह सकते हैं, ये भी कोई सा भी, लेकिन यहाँ क्या है टोटल 6 है और उनमें से शेडेड कितने 5। तो ऐसे ही आपको बाकी करने, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, और इसके साइड में लिखा हुआ है 2/3, मतलब टोटल पार्ट कितने यहाँ पे 3, 1 2 एंड 3 लिख रहे हैं, उसमें से 2 क्या है शेडेड है। तो 2 शेडेड हम कोई से भी 2 वो कर सकते हैं, इन दोनों को कर लो चाहे इन दोनों को कर लो, ठीक है। शेड पार्ट हमें किसी भी 2 पार्ट को क्या करना है, शेड करना है, और बाकी जो रह जाता है उसको एज इट इज लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जो 6 क्वेश्चन है, उसमें क्या है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 2/5 है, यहाँ 2 क्या है न्यूमरेटर टर्म और 5 क्या है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हम क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर जब लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 5। सिर्फ हमें यहाँ पे यही बताना है, 6 क्वेश्चन जो है इसका 5.1 का, उसमें क्या करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताने हैं। न्यूमरेटर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाला। तो न्यूमरेटर है 2 और डिनोमिनेटर 5। ऐसे ही अगर 6/17 है तो 6 क्या है न्यूमरेटर और 17 क्या है डिनोमिनेटर, तो उसी टर्म्स में हम लिख देंगे उनको, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, शो द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। हमें क्या करना है, उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है 3/8, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है यहाँ तक, ठीक है। 0 के बाद यहाँ पे कितना है, डिनोमिनेटर में कितना है 8, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और 8 पे हम क्या कर देते हैं 1 लिख देते हैं, ठीक है। जो नंबर है यहाँ पे वो कितना है हमारे पास, 0 के बाद हम कितने स्ट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पे 8 जो डिनोमिनेटर में होता है, और जो लास्ट वाला होता है उसको हम लिख देते हैं 1, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 8 टर्म्स से चला, तो ये हो गया 1/8, ये हो जाएगा 2/8, दिस विल बी 3/8, ये हो जाएगा 4/8, दिस विल 5/8, 6/8 एंड 7/8, ठीक है। क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे क्या था 0 और कहाँ तक स्ट्रिक वो करेंगे 8 टर्म्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितनी 8, और लास्ट को हम 8 वाली जो है उसको लिख देते हैं 1। उसके बाद स्टार्ट करेंगे इनका फ्रैक्शन, तो ये होगा 1/8, 2/8, 3/8। फ्रैक्शन किसका करना था हमें 3/8 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दिस वन विल बी द 3/8। ऐसे ही आपको बाकी करने, जैसे 1/6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और उसके बाद कितने स्ट्रिक 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये क्या हो जाएगा 1। अब 1/2 सॉरी 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6। ड्रॉ किसको करना है 1/6 को, तो सिंपली यहाँ पे हमें डार्क कर देना, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो पार्ट है उनमें क्या करना है, ड्रॉ सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, ड्रॉ अ नंबर लाइन फॉर ईच ऑफ द ग्रुप। हमारे पास ग्रुप गिवन है, उसके लिए हमें नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, और उसके बाद उनको क्या करना है, लोकेट करना है, एक एक पॉइंट करके उनको सबको लोकेट करना है। ऐसे ही सिंपली ड्रॉ करना है। अगर उनसे आगे भी दिखे, जैसे 4 या फर्स्ट पार्ट में जो 5/4 है, अब 5/4 जैसे 1/4 वाली सीरीज कैसे चलेगी, 0 उसके बाद कितने स्ट्रिक्स 4, 1 2 3 एंड 4, ये क्या हो जाएगा 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 4/4। तो 5/4 है तो मतलब उसके आगे भी एक और टर्म होगी 5, और अगर 6/4 है तो उसके आगे एक और टर्म होगी। ऐसे ही कॉन्टिन्यूएशन में चलता जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें जिसको ड्रॉ करना है उसके आगे क्या कर देंगे सर्कल, और A B C ऐसे करके मेंशन कर देंगे उनको, ठीक है। सो सेकंड पार्ट आपको खुद ट्राई करना है। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गॉट ऑल द कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस Students, I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we study long answer type question of chapter number 14, light, shadow and reflection. So students, in previous video we already studied in this chapter short exercise and some important definition of this chapter. So students, let's start in today's video long answer type question. In long answer type question number first is students, distinguish between a parallel, a convergent and a divergent beam of light. जो parallel, convergent और divergent beam of light है उनमें आपको डिफरेंस बताना है। illustrate with diagram, also explain with diagram, उनके डायग्राम के साथ आपको इनकी एक्सप्लेनेशन करनी है। So answer is first parallel beam.
पैरेलल बीम आज द कलेक्शन ऑफ रे ट्रैवलिंग पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या कह रहा है, रेस का कलेक्शन मतलब काफ़ी सारी किरणें एक ही साथ पैरेलल डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट व्हाट इज पैरेलल, यू स्टडी इन योर मैथ आल्सो, वी नो दैट जो ट्रेन की पटरियाँ होती है वो क्या होती है, आपस में पैरेलल होती हैं। ऐसे जो रेस आपस में पैरेलल मूव करती हैं, ठीक है, उन्हें हम पैरेलल बीम बोलते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जो बीम क्या होती है, जो कलेक्शन ऑफ रे मतलब एक साथ काफ़ी सारी रेस की किरणें एक साथ होती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं बीम। आई ऑलरेडी टेल इन योर लास्ट वीडियो कि पैरेलल बीम्स क्या होती हैं, जो कलेक्शन होता है रेज़ का उन्हें हम पैरेलल बीम बोलते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि काफ़ी सारी रेज़, अगर काफ़ी सारी किरणें एक साथ मिलकर एक पैरेलल वे में मूव कर रही है, ट्रैवल कर रही हैं, तो उन्हें हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। सेकेंड इज कन्वर्जन बीम। कन्वर्जन बीम में क्या हो रहा है, दी लाइट रेज फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स टेंड टुवर्ड सिंगल पॉइंट इज नोन एज कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जन बीम में क्या हो रहा है, काफ़ी सारी लाइट मिलकर अलग अलग डायरेक्शन से, ठीक है, एक ही सिंगल पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बीम ऑफ लाइट। अब देखिए ये जो रेज आप दिखाई दे रही किरणें हैं अलग अलग डायरेक्शन से आ रही हैं और फिर एक जगह जाकर एक सिंगल पॉइंट पे ये क्या आपस में मिल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बीम। कन्वर्स मतलब है दूर से फिर पास आना किसी चीज़ का। डाइवर्जन बीम। डाइवर्जन बीम का क्या मतलब है, द रेज स्प्रेड आउट और डाइवर्स फ्रॉम अ पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द रेज गोज ऑन इंक्रीजिंग इज नोन एज डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जन बीम क्या कह रहे हैं, जो रेज है एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, और एक दूसरे से दूर जाती है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है। देखिए उसे क्या हम कहते हैं, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। स्टूडेंट सिंपल है, आपने देखा होगा अब रोड वगैरह पे सिंपल लाइन रहता है, डाइवर्जन अहेड। डाइवर्जन का अहेड का क्या मतलब है, आगे जाके जो आपका रोड है वो दो पार्टीशन में डिवाइड हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जन बोल रहे हैं। ऐसे ही जो आपकी डाइवर्जन बीम है एक पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, डाइवर्जन बीम। और जब ये दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या बढ़ती जाती है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस कम थी, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे और भी ज़्यादा है, यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो अब यही कह रहा है कि जैसे जैसे ये रेस एक दूसरे से दूर जाती जाती है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, जो इनके बीच की है वो क्या है, इन डिस्टेंस इंक्रीज़ होती जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स योर सेकंड क्वेश्चन इज डिफरेंसेस बिटवीन अ शैडो एंड इमेज। एक शैडो और इमेज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ये आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है। सो फर्स्ट हम देखेंगे शैडो फिर इमेज। शैडो क्या है, शैडो क्या है, इट इज़ ब्लैक। आई ऑलरेडी टेल यू, जो शैडो होती है वो ब्लैक कलर की होती है। देन आपकी जो इमेज होगी, इट इज़ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। जो इमेज का कलर है वो ऑब्जेक्ट के जैसा ही होगा। शैडो का कलर ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है जिसकी शैडो बन रही है उसकी हम सिर्फ आउटलाइन देख सकते हैं और वो शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, क्योंकि कोई लाइट नहीं आती वहाँ पे। लेकिन इमेज क्या है, कोई इमेज जैसी ऑब्जेक्ट है वैसे कलर की दिखाई देती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑरेंज कलर की है तो ऑरेंज दिखाई देगी, रेड है तो रेड कलर का, इस टाइप से। सेकेंड, इट इज़ ऑफ सम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट शोज नो द डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट। आपको कह रहा है शैडो इट इज़ ऑफ द सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जैसी शेप है वैसी ही शैडो की भी शेप होगी, लेकिन कोई अदर डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट के बारे में दूसरी डिटेल्स ये नहीं बताती। मतलब शेप कैसे, जैसे बॉल है, बॉल सर्कुलर शेप की होती है, राउंड शेप की, तो शैडो दिखाएगी कि भाई ये बॉल राउंड शेप की, लेकिन इसके अंदर कुछ, अगर बॉल के अंदर कोई डिज़ाइन बन रहा है तो वो डिज़ाइन शो नहीं होगा। लेकिन इमेज के अंदर जो शेप है और जितनी भी डिटेल है वो आपको क्लियरली सीन होती है इमेज के अंदर, ठीक है। और जैसे आप किसी चीज़ इमेज देखते हैं, फ़ोटो पिक्चर देख रहे हो, तो आपको जैसी वो चीज़ है उसी की शेप की और उसी की डिटेल्स दिखाई देंगी, उसके अंदर जो भी डिटेल है वो आपको दिखाई देती है। नेक्स्ट इन शैडो, साइज ऑफ शैडो डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट एंड मे बी बिगर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। शैडो की जो परछाई होती है वो जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उस पर डिपेंड करती है। अगर शैडो आपकी बन रही है, ऑब्जेक्ट अगर आप दूर कर रहे हैं तो शैडो की जो इमेज है वो छोटी बनती है, पास अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो शैडो है वो उसकी बड़ी बनती है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो साइज़ है शैडो की, जो परछाई है वो डिपेंड करती है पोजीशन, जगह पे, लाइट कहाँ रखी हुई है आपने
तो इससे हम ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बिगर है, स्मॉलर है, लाइट्स के डिपेंडेंट पे से। लेकिन जो इमेज होता है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, लेकिन जो इमेज का साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर हो। जितनी साइज़ की ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही साइज़ की इमेज होगी। नेक्स्ट इट इज़ फॉर्म व्हेन लाइट फ्रॉम अ सोर्स इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। अब क्या कह रहा है, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को, लाइट को रोकता है तभी परछाई बनती है। लेकिन लाइट इमेज में क्या होता है, इमेज तब बनती है जब लाइट है हमारी आइज़ तक रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ तक पहुंचती है, तभी कोई इमेज हमें सीन होती है। अगर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो हम इमेज को भी सीन नहीं कर सकते हैं। और वो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, किसी भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रेज हमारी आँखों में गिर रही है तो हम उस चीज़ को सीन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है शैडो है, कहाँ बनती है, जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं आती है, देयरफॉर इट इज़ ब्लैक। अब क्या यही कह रहा है कि जो शैडो है वहाँ बनेगी जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं होती, इसलिए ये ब्लैक कलर की होती है। लेकिन इमेज क्या होती है, सिंस लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्चुअली फॉल्स ऑन आवर आइज यू कैन सी ऑल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द इमेज। अब क्या कह रहा है, जो लाइट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट है हमारी आंखों में गिरती है, रिफ्रैक्ट होकर गिरती है, जिसकी वजह से हम उस इमेज की सारी डिटेल्स सीन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो योर थर्ड क्वेश्चन इज with the help of an experiment explain rectilinear propagation of light। एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आपको रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन करना है। सो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आपकी बुक में ऑलरेडी प्रेजेंट है। चैप्टर नंबर 14 में एक्सरसाइज आपकी 154 पेज पे आपकी साइंस बुक में, तो आप वहाँ से इजीली इसका डायग्राम सीन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बेसिक बता सकती हूँ कि इसका एम क्या है, हमें एक्सपेरिमेंट इसका एम क्या होगा कि हमें रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट से मतलब है हम इस एक्टिविटी में ये देखना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज़ है वो क्या है, जो कोई भी चीज़ सीन हो रही है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट में होगा कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट वे में ट्रैवल करती है, मतलब लाइट हमेशा क्या है, सीधी ट्रैवल करती है। ओके, और मटेरियल्स में आपको इसको क्या चाहिए होगा, ए पीस ऑफ रबर ट्यूब एंड ए कैंडल, एक रबर ट्यूब का पीस और एक कैंडल आपको चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेथड, फिक्स लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल, स्क्रैच नैरो रबर ट्यूब स्ट्रेट एंड लुक थ्रो इट एट ए फ्लेम। अब क्या कह रहा है, इसके मेथड में आपको किसी भी टेबल पर कैंडल को सीधा रखना है, फिर एक रबर ट्यूब का इस्तेमाल करना है, उससे आप उस रबर ट्यूब का सीधा रखना है, फिर देखना है उसकी फ्लेम को, जो कैंडल में फ्लेम होती है वो देख रहे हैं तो आपको दिखाई देगा कि स्ट्रेट रबर ट्यूब से आपकी जो लाइट है वो आपको ईजिली सीन होगी। लेकिन अगर आप उस रबर ट्यूब को क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको जो कैंडल की फ्लेम है उस रबर पाइप से नहीं सीन होती। इसका मतलब ये है कि आप वो जो, इस कंक्लूजन से ये पता चलता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर आप स्ट्रेट ट्यूब से उस चीज़ को देख रहे हैं फ्लेम को, तो आपको सीन हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी ट्यूब को मोड़ देते हैं, फोल्ड कर देते हैं, तो आपको फ्लेम, कैंडल की फ्लेम सीन नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए पिनहोल कैमरा। जो पिनहोल कैमरा है उसको आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एक्सप्लेन करना है। तो इजी सिंपल है पिनहोल कैमरा का प्रिंसिपल। जो पिनहोल कैमरा एक सिंपल कैमरा होता है, उसमें कोई भी लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये है जो इट इज़ अ शेप ऑफ बॉक्स, वन साइड है स्मॉल होल एंड इट्स प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड एट अदर साइड। अब क्या कह रहा है, मेन प्रिंसिपल आपकी पिनहोल कैमरे का ये है कि जो पिनहोल कैमरा पे जो आपकी इमेज प्रोड्यूस होती है, बनती है, वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती है। अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे हैं, लेकिन जो पिनहोल कैमरा पे उस इमेज की जो बनती है, लाइट बनती है, शैडो बनती है, वो हमेशा क्या बनती, इन्वर्टेड, उल्टी बनती है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन, आप कैसे पिनहोल कैमरा का बनाते, तो आप एक कार्टून लेंगे, उसके सभी साइड, कार्टून के सभी साइड है वो बंद होंगे, लेकिन एक साइड है वो क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, अब उस ओपन साइड पे आपको क्या करना है, बटर पेपर लगाना है। इस ओपन साइड पे बटर पेपर लगाना है और फिर ये बन जाएगी आपकी स्क्रीन बनेगी। इस पर आपको, यहाँ पे अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको सीन होती है। फिर आप जहाँ जो स्क्रीन है, स्क्रीन के अपोजिट साइड यहाँ पे एक होल बनाएंगे, छोटा सा, पिन की हेल्प से छोटा सा होल बनाएंगे, और उस होल को आप क्या करेंगे, ब्लैक पेपर से कवर कर देंगे। दोबारा से फिर इस टेप को आप पियर्स करेंगे नीडल की हेल्प से, तो फिर आपका जो कैमरा है रेडी होगा। अब ये ब्लैक इमेज इसलिए कि ताकि आपकी जो लाइट है वो ईजिली पास हो जाए। अब यहाँ पे अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ रखते हैं तो इस होल से वो लाइट आके यहाँ पे उस स्क्रीन पे उसकी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, तो वर्किंग क्या है,
प्लेस पिनहोल कैमरा इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को पिनहोल कैमरा के सामने रखिए जहाँ पे आपने होल किया, यहाँ पे जैसे एक बैलून रख दीजिए, ठीक है। द लाइट रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड सीन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। तो ये जो इमेज है, बैलून की इमेज है, वो जो स्क्रीन पे सीन होगी वो क्या होगी, इन्वर्टेड सीन होगी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अवे टुवर्ड्स होल साइज ऑफ इमेजेस चेंजेस। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को हमारे कैमरा से दूर मूव करते हैं तो हम देखते हैं स्क्रीन पे जो साइज़ है वो भी छोटा होता जाता है। तो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ इमेज के डिस्टेंस पे, कितना पिनहोल कैमरा के जो से कितना दूर है इमेज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द सोलर इक्लिप्स विद अ सूटेबल डायग्राम। एक सूटेबल डायग्राम की हेल्प से आपको सोलर इक्लिप्स का एक्सप्लेनेशन देनी है। तो सोलर इक्लिप्स अकर्स ओनली ऑन न्यू मून डे, जो सोलर इक्लिप्स है वो सिर्फ न्यू मून डे वाले दिन अकर होते हैं, ठीक है। दिस हैपन्स व्हेन मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड द सन। अब देखिए सोलर इक्लिप्स न्यू मून डे वाले दिन बनते हैं। ये तभी बनते हैं जब आपका जो मून है आपके सन और अर्थ के बीच में आता है। जब सन और अर्थ के बीच में मून आता है तभी सोलर इक्लिप्स बनता है। और जो शैडो होती है मून की फॉल्स ऑन द अर्थ, और जो मून की परछाई होती है वो अर्थ पर गिरती है, ठीक है। तो इजी है, मून जब अर्थ और सन के बीच में आएगा और अर्थ की जो शैडो है मून की वो अर्थ पे पड़ती है, सोलर इक्लिप्स फॉर्म होता है। जो अर्थ की जो रीजन है अर्थ पे, वे सन इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक एक्सपीरियंस टोटल सोलर इक्लिप्स। अब क्या करते हैं, अर्थ के वो हिस्से जहाँ पे जो सन की किरणें, आप देखिए यहाँ पे आपका अर्थ है, यहाँ मून है, यहाँ आपका सन है, ठीक है। जब सन की जो रेज है, अब देखिए परछाई, सन की परछाई पड़ रही है, मून की जो परछाई पड़ेगी इतनी हिस्से में पड़ेगी, तो यहाँ तक क्या है, ब्लैकिश हो जाएगा, कुछ सीन नहीं होगा ये, ठीक है, ब्लैकिश पीरियड हो जाएगा यहाँ पे। अभी क्या कह रहे हैं, जब सन की रेज है कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाएगी तो हम उसे सोलर इक्लिप्स कहते हैं। यहाँ पे इस हिस्से पे सन की कोई भी किरणें नहीं आ रही तो उस हिस्से को हम बोलेंगे टोटल सोलर इक्लिप्स। लेकिन इधर की साइड से तो सन की किरणें जा रही हैं, इधर की साइड से सन की किरणें जा रही हैं, तो ये जो हिस्सा है जहाँ पे कुछ किरणें पहुँच रही है उस हिस्से को हम बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। ये टोटल का मतलब पूरी तरीके से ब्लैकिश है, पूरी तरीके से जो किरणें नहीं जा रही है तो उसे हम टोटल सोलर इक्लिप्स बोलेंगे। यहाँ पे कुछ किरणें जा रही है तो हम उसे बोलेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hello student, in 6th class GK, I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 12. Our chapter name is Study of Medicine. Here various type of medicines are given. We have to find out the study of their particular one. Okay. So first one is the skin and its disease. जो स्किन और इससे रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, आंसर इज डर्मेटोलॉजी। ओके, जो स्किन से रिलेटेड जो डिजीज है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी। और जो इन स्टडी को करते हैं उनको क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज बी, मेडिकल केयर ऑफ एल्डरली। जो बड़े बुजुर्ग होती हैं उनकी मेडिकल केयर के लिए स्टडी की जाती है उनको क्या बोलते हैं, आंसर इज जेरिएट्रिक्स बोलते हैं इसको। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिजीज ऑफ हार्ट एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उनकी स्टडी को बोलते हैं, आंसर इज कार्डियोलॉजी। और जो इनकी स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज डिजीज प्रिवेंशन स्टडी एंड द वर्किंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसकी डिजीज की स्टडी को क्या बोलते हैं, आंसर इज इम्यूनोलॉजी। और जो इसकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं इम्यूनोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोग्लैंड्स और हार्मोन्स की जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोक्रोनोलॉजी। और जो इनकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्रोलॉजिस्ट। ओके,
नेक्स्ट वन इज केयर ऑफ ब्लड एंड इट्स डिजीज, जो ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? हीमेटोलॉजी। और इसकी जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं हीमेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज डिजीज ऑफ किडनी, किडनी से रिलेटेड जो डिजीज होती है उनकी स्टडी को बोलते हैं आंसर इज नेफ्रोलॉजी। और स्टूडेंट जो इनकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज केयर ऑफ इन्फेंट, चिल्ड्रंस एंड एडोलेंस, तो जो किशोर बच्चे होते हैं उनकी जो केयर करती है उनकी स्टडी को बोलते हैं पेडायरेटिक्स। और जो इनकी स्टडी करते हैं वो पेडोलॉजिस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ यूरिनरी सिस्टम और ट्रीटमेंट फॉर देम, जो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिजीज होती हैं उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? आंसर इज यूरोलॉजी। और जो इनकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं यूरोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज स्टडी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसकी कोई मानसिक बीमारी होती है उसकी स्टडी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकियाट्री। तो स्टूडेंट इसमें पी साइलेंट होता है, तो ये वर्ड हमारा क्या स्पीक किया जाता है? साइकियाट्री। नेक्स्ट वन इज स्टडी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर एंड अदर मैलिजेंट डिजीज, जो घातक बीमारियां होती हैं उनकी डिजीज की स्टडी को क्या बोलते हैं? आंसर इज ऑन्कोलॉजी। और जो इनकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन के ट्रीटमेंट जिन ऑर्गन्स में होते हैं उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? यूरोलॉजी। ओके, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जो ट्रीटमेंट होता है डाइजेशन पार्ट का उसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। नेक्स्ट वन इज डिजीज ऑफ लंग्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बीमारी होती है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? प्यूमोनोलॉजी, दैट इज प्यूमोनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम मीन्स ब्रेन से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है नर्वस सिस्टम से रिलेटेड उन बीमारियों की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी। और एक न्यूरोलॉजिस्ट ही ये स्टडी करता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ बोन्स एंड इट्स डिजीज, जो हड्डियों और इससे रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक्स। ऑर्थोपेडिक्स जो ऑर्थोपिस्ट होते हैं वो हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी होती है उनकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड बर्थ एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज ओबेस्ट्रिक गायनोलॉजी। और जो इनकी स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं गायनोलॉजिस्ट। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ आपको स्टडी और उनको करने वालों सबको के नेम बताए हैं, जैसे यूरोलॉजी की स्टडी यूरोलॉजिस्ट करता है, इम्यूनिटी सिस्टम की इम्यूनोलॉजिस्ट करता है। इस तरह से आपको इनके जो स्टडी करने वाले डॉक्टर्स हैं उनके भी नेम लर्न करने हैं और इन स्टडी को डिजीज से रिलेटेड स्टडी जितनी भी है इन सब के बारे में भी लर्न करना है। ओके, आपसे एग्जाम में इस तरह के इन बिटवीन क्वेश्चन भी आस्क किए जा सकते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट किस स्टडी में हेल्प करता है, यूरोलॉजिस्ट किस स्टडी में हेल्प करता है और डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं एग्जाम में। हेलो स्टूडेंट, इन टुडे सेशन आई प्रियंका मैम रिवाइज यू some computer basic questions. Okay, in previous video I completed our 5 question revision. Now question number 6 is define the following. Now first one is data. Student, data can be defined as raw facts or unprocessed information. Data raw facts होते हैं means data कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास 11 मैथ्स हो रहा है, इस तरह से कोई डेटा है बट हमें ये समझ नहीं आता कि ये क्या है।
इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. नाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. जो प्रोसेस मीन डेटा को अगर प्रोसेस प्रॉपर रूप में उसको राइट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन. लाइक दैट हियर नेम इज सौरभ एंड सब्जेक्ट इज मैथ एंड मार्क्स इज 11. तो सब्जेक्ट हियर सौरभ gets 11 marks in maths. Okay, so student, that is the information. Now next one is define the following हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आपको इनमें डिफरेंस भी बताना है या इनको अलग अलग डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या फिर इनकी डेफिनेशन भी आपसे आस्क की जा सकती है. व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर. तो स्टूडेंट हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम या एनीथिंग भी उसको बोलते हैं हार्डवेयर, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, लाइक दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होती है, प्रोग्राम्स होते हैं जो कंप्यूटर पे रन होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. लाइक दैट इट कैन नॉट बी टच एंड फील. ना तो इसको हम टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं. जैसे कि MS ऑफिस है, उसका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उसका यूज करते हैं, बट उसको ना तो हम टच कर सकते हैं ना हम फील कर सकते हैं. ठीक है, इस तरह से जो लैंग्वेज पैकेज होते हैं जावा, C++, इस तरह से सब क्या इसमें आते हैं, सॉफ्टवेयर में. तो स्टूडेंट दैट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज मेमोरी. डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ मेमोरीज. तो स्टूडेंट मेमोरी क्या होती है, जो डेटा को स्टोर करने के लिए जिस यूनिट का यूज किया जाता है उसको कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं. ठीक है, मेमोरी हैज टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. स्टूडेंट प्राइमरी मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा एक लिटिल टाइम के लिए स्टोर होता है और इसकी डायरेक्ट किससे कनेक्ट होती है, CPU से. जब तक CPU वर्किंग में है डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर है, अदरवाइज वो डाटा डिलीट हो जाता है CPU ऑफ होते ही. इस तरह से सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंट स्टोर होता है और जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हो अपनी मर्जी से, वो डेटा वहीं पे स्टोर रहेगा. जैसे कि हार्ड ड्राइव है, पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, DVD. इसमें जो डेटा होता है वो हमेशा के लिए स्टोर होता है जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हैं, और जब आपका मन होता है तब आप उसको चेक कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, दैट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. अब ये सब पार्ट है इनके, रैम एंड रोम. प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम. रैम में हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, उस डाटा को सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, उसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं. बट जो रोम में डेटा स्टोर होता है उसको सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजमेंट नहीं कर सकते. समटाइम कोई फाइल ट्रांसफर करते हैं तो आपने देखा होगा उस फाइल में भी साइड में लिखा होता है रीड ओनली. जो फाइल है सिर्फ रीड की जा सकती है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं की जा सकती, तो इसको बोलते हैं रोम. और रैम का मोस्टली यूज कहाँ होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में जितनी रैम होगी उससे ये बेनिफिट होता है कि हम अपने फ़ोन और मोबाइल कंप्यूटर सिस्टम में उतने ही फंक्शन इंस्टेंटली रन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप म्यूजिक भी सुन रहे हैं, आप किसी अदर एप्लीकेशन में वर्क भी कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस जो पैरेलल में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो जितनी ज़्यादा रैम होती है उतना ही बेनिफिशियल होता है. ठीक है, अदरवाइज वन टाइम में वन ही जो एप्लीकेशन होती है वो रन होगी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज हियर डेफिनेशन. प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी मैंने आपको अभी डिफाइन किया था, दैट इज ए पार्ट ऑफ CPU एंड स्टोर डेटा फॉर ए शॉर्ट टाइम. ठीक है, जब तक आपका CPU मीन्स पावर ऑन है तब तक प्राइमरी मेमोरी में डाटा रहेगा, अदरवाइज वो लॉस हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी मेमोरी, स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल डेटा डिलीट. आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें डेटा परमानेंट स्टोर होता है जब तक आप उस डेटा को डिलीट नहीं करते हो. Now question number 9 is define printer, various type of printers. स्टूडेंट प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और जो मोस्टली किसके लिए जो होती है, हार्ड कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या प्रिंट आउट. ठीक है,
टू टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इनके अलग अलग फंक्शनिंग होती है, इम्पैक्ट की अलग होती है और नॉन इम्पैक्ट की अलग होती है। तो इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं वो क्या यूज करते हैं, कार्बन पेपर प्रिंटिंग के लिए, और जो नॉन इम्पैक्ट है वो इंक का यूज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्टोरेज ऑफ मेमोरी। तो जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट एंड गीगाबाइट, ठीक है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर। तो प्रिंटर की क्वालिटी आप किस बेस पे मेजर करते हैं, डॉट पर इंच, कि उसमें जो डेटा राइट हो रहा है मीन्स प्रिंट हो रहा है वो कितने कितने डिस्टेंस पर जो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इससे उसकी क्वालिटी मेजर की जाती है कि कितना अच्छा प्रिंटर है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 तक लर्न करने हैं और अपने नोटबुक में अगर आपने राइट नहीं कर रखे हैं तो यू कैन राइट, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।